अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 8 नवंबर की कॉल लेकर। सब में पहले हम टिप ऑफ द डे पे बात करेंगे। और कई दफ़ा मैं कई सिनेरियोज डिस्कस करता हूँ, कुछ पॉलिटिकल थ्रेड्स बताता हूँ, कभी कुछ नेगेटिव ट्रिगर बताता हूँ, और उसके बावजूद भी हम अपनी बाइंग कॉल्स दे रहे होते हैं कि क्या बाय किया जा सकता है क्या नहीं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग भी लगता हो, तो उसी हवाले से मैंने एक टिप ऑफ द डे सेलेक्ट की है। अच्छी चीज़ जहाँ जहाँ मुझे पढ़ने को मिलती है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो कहा गया कि नेवर स्टॉप इन्वेस्टिंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, नेवर स्टॉप डूइंग समथिंग न्यू, मेक इट योर गोल टू बी बेटर ईच एंड एवरी डे, इवेंचुअली रिजल्ट इज ह्यूज सक्सेस। तो बताने का मकसद था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं ये पढ़ रहा था कहीं, तो कि बात यह है कि हम किसी भी सूरत हाल में पीछे नहीं हट सकते। ज़िंदगी को आगे चलना है, ज़िंदगी को आगे चलना है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल पेश करूंगा। इट इज़ लिटिल बिट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ अरसे पहले हमारे जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडर्स थे और जो मेरे फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जनाब मर्केंटाइल एक्सचेंज में फ़लाँ जगह पे टैक्स है, फ़लाँ जगह पे ये ज़्यादा है, फ़लाँ जगह पे वो ज़्यादा है। खैर उसकी लॉजिकल रीजंस तो बहुत थी कि क्यों ज़्यादा है क्या है। मैंने उनसे बड़ी कॉमन बात कही कि उनने कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसे मशवरे दिए कि शायद मैं रोड पे प्लाई कार्ड लेके बाहर निकल जाऊं और गवर्नमेंट से कहूँ टैक्स कम कर दो। तो मैंने उनको समझाया कि देखना ये होता है कि हमारी रिसोर्स क्या है। हमें अपनी रिसोर्स में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके सोचने पड़ते हैं, लड़ने नहीं बैठ जाते। अभी क्या मैं क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे ला सकता हूँ? क्या अभी मैं इमरान खान साहब ने जो पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए हैं उसको कम कर सकता हूँ? मैं पेट्रोल पंप पे जाके कहूँ कि मुझे सस्ता पेट्रोल डाल दे? मुमकिन है? नहीं। मुझे कहीं जाना है, कहीं आना है, जो मेरे रोज़ के रूटीन है उनको मैं कितना कम कर लूँगा? पेट्रोल अगर यहाँ से 50 रुपये भी बढ़ जाए, मैं कितना कम कर लूँगा? शायद 10%, उससे भी कम। बाकी सारा हम काम ज़रूरी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर हो सकता है आपको ज़रूरी ना भी लगे तो आपने करना ज़रूर है, ठीक है जी। तो लिहाजा हम अपने कुछ अखराजात को कम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं। तो मैंने उनको ये सलाह दी कि देखिए जी, मैं तो नहीं एहतजाज करने जा सकता कि जी गवर्नमेंट ये टैक्स कम कर दे, और वो क्या है एनसीसीपी लिए एससीसीपी का कुछ चार्जेस होते हैं वो कम कर दे। मैं तो नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उनको सिंपल सोल्यूशन दिया। मैंने कहा देखो कौन से इंस्ट्रूमेंट में कॉस्ट ऑफ ट्रेड कम आ रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट आपको सस्ता मिल रहा है, आप उसमें ट्रेड कर लो। लड़ने की क्या ज़रूरत है? परेशान होने की और बहस करने की क्या ज़रूरत है? अपनी तवानाइयों को सही डायरेक्शन में लगाया जाए। तो बिल्कुल इसी तरह जो यहां पर कहा, हालात बुरे हैं, बेशक हैं। इन्हीं हालात में मैंने मार्केट को बाइंग पैराडाइज कहा, ठीक है। इन्हीं हालात में क्यों कहा? ठीक है, हालात की बुराई अपनी जगह, कॉरपोरेशन के रिजल्ट अपनी जगह, मार्केट बॉटम कर रही है अपनी जगह। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मार्केट के जो उछाल आप देखना चाह रहे हैं शायद वहां तक ना जाए, ऐन मुमकिन है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी, जिसको भी मैंने आज की कॉल में स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी कहा, स्क्रिप्ट कॉल में। और बल्कि हम पिछले कई दिनों से, जब से अक्टूबर पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ है, हम कंटिन्यू इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग ऑन एग्जॉर्शन, देन एक्यूमुलेटिंग बैक दी सिलेक्टिव स्टॉक। कौन से? जो अक्टूबर पोर्टफोलियो के, उसमें रीस्केजुअल भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी, 4 या 5 फरवरी, 4 या 5 अक्टूबर को ये अक्टूबर पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ। HTL आसमान से बातें कर रहा है, बोनस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, ठीक है ना। तो क्या होता? हालात को देख के स्टॉप इन्वेस्टिंग अगर हम करते, मसला हल नहीं होता।
हमारे खर्चे तो नहीं रुकने, रोटी तो खानी है, सारे काम होने हैं, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, स्कूलों की फीस भी है, घर के अखराजात भी हैं। तो नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। अपने आप को इम्प्रूव करने का जो एक मुसलसल सिलसिला है वो मत रोकिए, हालात के हिसाब से उसको तब्दील कीजिए और उसको जारी रखिए, तो उससे आपके रेवेन्यू में इजाफा हो सकेगा। बात चूंकि लंबी हो जाती है, तो जो लोग सिर्फ इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो फॉरवर्ड करके एंड पे जाके स्ट्रेटजीज, जो हमारी पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज वाली स्लाइड है वो देख सकते हैं, मगर मैं अपने मेंबर्स के साथ मुफस्सिल बात ज़रूर करूंगा। तो नेवर स्टॉप डूइंग समथिंग न्यू, और वो मैं आपको रोज़ बता रहा होता हूँ। मेक इट यूर गोल टू बी बेटर ईच एंड एवरी डे। हर रोज़ हम इसको डिस्कस करते हैं। कल जुमे को हमने लेवल पर बात की, दौरान सेशन के लेवल्स को हम किस तरह एनालाइज करना चाहिए। फिर आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यहाँ बेच दिया, यहाँ शॉर्ट कर दिया, फिर शॉर्ट कवरिंग की हमको ने डिस्कस किया, तो ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे। जनाब, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक अगर आप देखें तो हम हर मंडे की कॉल में ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं? ताकि हम अपनी तस्हीह कर सकें कि क्या हमने कॉल को पूरी तरह समझा। अब आप यहाँ देखें कि हमने जो लास्ट वीक की कॉल थी उसमें हमने क्या कहा, हमने जो बातें की थी, हमने बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने और मसाइल के बावजूद, IMF की 18 कौन सी थी वो 18 अक्टूबर से ही मेरे ख्याल में इश्यूज़ चल रहे थे, इश्यूज़ के बावजूद हमने कहा मार्केट में बुलिश हो जाइए। मार्केट जो है बुल्स पॉइंट कर रही है। 1077 पॉइंट का इजाफा हमने इस हफ्ते में देखा। मंडे का सेशन और जुम्मे का सेशन, 2 सेशन जबरदस्त किस्म के, उनका स्टार्टअप ही बड़ा एक्साइटिंग। ठीक है जी। सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि जब बीच में मैंने कहा कि मुझे इस हफ्ते में शायद 48,000 देखने को मिल जाए, वो मैं मंडे की एक्साइटमेंट देख के एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। और कोई बुराई नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी हुई, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया उसी हालत में। ऑयल सेक्टर गिर गया मगर दूसरे स्टॉक परफॉर्म करते रहे। हमने सीमेंट को परफॉर्म भी करते देखा, फिर एग्जॉस्ट भी होते देखा। तो इनफैक्ट अ ब्यूटीफुल वीक था, बहुत ज़बरदस्त वीक था। और आप लोगों की मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि आप लोगों ने इस हफ्ते को दूसरा शानदार हफ्ता करार दिया, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग बात कर रहे थे। तो बेशक, और ये सब में खूबसूरत बात यह है कि इंडेक्स ज़रूरी नहीं है, वो तो सभी ट्रेड कर लेते हैं कि इंडेक्स 800 पॉइंट ऊपर है तो ज़बरदस्त किस्म के लॉन्ग हो गए, तो ये तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। मज़ा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आया हमें, कि ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे को हमने बेहतरीन ट्रेड की, जिस वक्त इंडेक्स कोई बहुत भारी पॉइंट्स के साथ ऊपर नहीं गया। ठीक, तो बहरहाल सिर्फ एक टारगेट जो 48,000 का बीच वीक के अंदर, मंडे की कॉल में तो नहीं कहा था मैंने, मंडे की कॉल में तो एक लिमिटेड टारगेट था, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें अपनी कॉल में करना ही नहीं चाहता। मगर दौरान वीक मैंने ये कहा कि हो सकता है कि हम इस वीक में 48,000 देख लें। मगर फिर जुमेरात की रात को जो कॉल दी गई, जुमेरात की जो बुध की रात को, उसमें मैंने ये बात वाजे की कि 2 सेशन रह गए थे जुमेरात और जुमे के, कि अब 48,000 मुश्किल लगता है। ठीक है, तो फिर हमने 47,630 को अपना अटमोस्ट टारगेट बना लिया, और कल 47,630 अचीव हो गया। तो माशाल्लाह वीक का जो अख्ताम है 1077 पॉइंट के इजाफे के साथ हुआ। 88% वॉल्यूम में इजाफा हुआ है 100 इंडेक्स के। और अगर हमारे पास जो हमारी टीम है वो 15-15 मिनट और आधे घंटे पे शायद मॉनिटर कर रही होती है डेली वॉल्यूम्स, कि कल इस टाइम कितने वॉल्यूम थे, तो हम उसको देख रहे होते हैं। तो निस्बतन हर दिन हमें वॉल्यूम में बेहतरी नज़र आ रही थी, और ख़ास तौर पे आगाज़ जो था मार्केट का, तो उसमें आगाज़ के साथ 100 इंडेक्स में 2 करोड़, तो बड़ी एक्साइटिंग मूव्स थी। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बेहतरीन हफ्ता, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हमें ट्रेड करने की। हमने बेचा, नीचे लिया, बेचा, ठीक है। कुछ स्टॉक रुक गए, फिर नीचे से कुछ स्टॉक चले, आपने देखा होगा, और कुछ स्टॉक ने सिर्फ
बस मूव हुए और एक क्विक ट्रेड दी और फारिग हो गए, जैसे वेव्स था, STPL था मेरे ख्याल में, और यूनिटी तो खैर अभी भी पावर में रहा। यूनिटी तो माशाल्लाह हमारा फेवरेट स्टॉक में चल रहा है, और उसके अलावा और भी कुछ स्टॉक थे जो भी मेरे जहन में नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो पूरे हफ्ते में फॉरेन एंड लोकल फंड्स की कंसिस्टेंटली सेलिंग रही है, जबकि लोकल इन्वेस्टर की बड़ी एक्साइटिंग इन्फ्लोज रही हैं, अच्छी इन्फ्लोज रही हैं। अगर आप ये ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक वाली स्लाइड को देख रहे हैं तो इसमें मैंने एक ग्रे चार्ट भी दिया है। ग्रे चार्ट में मैंने क्या बताने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं खास बात, मैं आपको सिर्फ रेस्टिंग एरियाज बता रहा हूँ कि 100 इंडेक्स जो डेली चार्ट है उसकी क्या सिचुएशन है, वीकली चार्ट की क्या सिचुएशन है 100 इंडेक्स की। और अगर आप ये देखें तो नीचे वाला जो नीचे आपको नज़र आ रहा है एक स्क्वायर बना हुआ या रेक्टेंगल, वो ये वही है जो ब्लू कलर में आप पिछले 3-4 दिन से रोज़ाना देख रहे थे। और फिर मैं बता रहा था कि मार्केट उसके ऊपर क्लोज होना शुरू हो गई, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो मंडे का सेशन एक्साइटिंग ओपनिंग थी, फिर उसके बाद मार्केट उसके ऊपर कोशिश करती रही। अब हम जिस एरिया में आ गए हैं, ये एरिया की अपर लिमिट जो है वो 48,000 तक जाती है, ठीक है ना। और अपर लिमिट से पहले हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग एरिया था जिसको हमने कल टेस्ट कर लिया जुमे को। वो क्या था, 47,630-650 का एरिया, और इसीलिए उसको अटमोस्ट टारगेट करार दिया गया था जुम्मे के दिन के लिए। जनाब मुझे ये आखिरी महीना तो नहीं है, 11वां महीना चल रहा है, तो अगर अभी तक मैं इस पर फिगर डालूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो ये पूरा साल मुझे सेलिंग नज़र आ रही है। नवंबर तो अभी चलो शुरू हुआ है, मगर आज क्या तारीख है, कुछ भी नहीं है, तो पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते में ही अच्छी खासी सेलिंग हो गई है। और अगर मैं पिछले महीनों पे नज़र डालूं तो मेरे ख्याल में सब में ज़्यादा सेलिंग सितंबर में थी, उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग मई में थी, फिर जून और अक्टूबर, तो अक्टूबर में भी सेलिंग थी। मेरे ख्याल में कमोबेश 3 करोड़ 8 लाख डॉलर की सेलिंग जो है हमें अक्टूबर में मिली। सब में ज़्यादा जो सेलिंग हमें मिली वो 4 करोड़ 50 लाख डॉलर की मिली, वो हमें मिली थी सितंबर के महीने में, ठीक है जी। अच्छा खैर जनाब, तो ये सूरत हाल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग बदस्तूर है। और इस हफ्ते को देखें तो फॉरेन फंड्स की सेलिंग पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम हुई है, और लोकल इन्वेस्टर्स को देखें तो उन्होंने पिछले हफ्ते जो सेलिंग की थी उतनी ही इस हफ्ते बाइंग की है। तो ओवरऑल मिक्स फिगर्स हैं, मगर कंसिस्टेंसी इन सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर में बरकरार है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम जुमे के सेशन की तरफ। अब ज़रा जुमे के सेशन को देखिए, इसमें आपको चार्ट भी दिखाया जा रहा है, और जुमे के सेशन पे हम ज़्यादा तफसील से बात करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि इसमें हम वीकली ग्लिम्स पर पिछले हफ्ते की कॉल पे ज़्यादा बात करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आपको जो टारगेट दिया गया था 630 का वो अचीव हो गया। फिर उसके बाद मिड डे कॉल में कहा गया कि यार माल बेच दो, और 47,441 के ऊपर 47,441 409 के ऊपर अगर इंडेक्स रुकता है तो अच्छा है, नहीं तो मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी। कोई थ्रेट तो नहीं था कि बड़ा प्रेशर होगा, मगर जो एक दिन की एग्जॉस्शन होती है, इंट्राडे एग्जॉस्शन, वो होगी, इसीलिए हमने प्रॉफिट टेकिंग करने को कहा। और ये भी कहा साथ में चाहो तो नीचे अपने सिलेक्टिव स्टॉक्स की बायबैक कर लो। और आपने देखा होगा कि शार्प लोज भी बने, तो बड़ी मज़ेदार मूव बनी, और फिर मार्केट जो है क्लोज भी कोई ख़ास नुकसान के साथ या नहीं हुई, 76 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई, और 15 करोड़ का वॉल्यूम रहा। और कल के मुकाबले में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा, मगर बहरहाल बेहतर वॉल्यूम था। और जो 441 वाला लेवल था उससे तकरीबन मेरे ख्याल में 150 पॉइंट नीचे बंद हुई। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला था जो हमने प्रॉफिट टेकिंग की, और यही वजह है कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि मिड डे कॉल पे ज़रूर नज़र रखिए। अच्छा, अब चलते हैं, उससे पहले कि हम उस पर जाएं, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ, मैं पॉलिटिकल टर्बुलेंस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि
पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में मैंने एक जगह लिखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल हाइपर ट्रिगर्स जो हैं वो मार्केट में मुझे नज़र आए हैं जो आपको किसी ट्रैप में ला सकते हैं। और आफ्टर मैथ ऑफ द रियलिटी, जो रियलिटी क्या है, जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, जो प्रॉब्लम ऑफ जो भी आफ्टर मैथ ऑफ जी एग्रीमेंट विद टीएलपी आएगा, सामने आ रहा है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो इख्तलाफात की बातें हम सुन रहे हैं उसके हवाले से, और हुकूमती हलक़ों में जो हुकूमत के जो कुछ वज़रा हैं और जो कुछ लोग हैं उनके अंदर भी इख्तलाफी उमूर देखने में आ रहे हैं, तो काफ़ी खिचड़ी सी पक रही है। अच्छा, इस तमाम हालात में एक मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको, एक अजीब व गरीब बात बताऊं आपको। जब हुकूमत स्ट्रांग थी, जब इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट के साथ थी, उस वक्त पीडीएम और अपोजिशन बहुत उछल कूद कर रहे थे, और उसके बाद अब जब हुकूमत वीक है तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी वो नहीं है, तब ऑपोजिशन बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश। क्या वजूहत है इसकी, सोचिएगा। मगर बहरहाल कुछ दानिश्वरों ने और तज्ज़िया निगारों ने यह बात कही कि हुकूमत को किसी दुश्मन की या अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने लिए ख़ुद काफ़ी है, तो शायद ये वजह हो। मगर बहरहाल अपोजिशन जो है वो सिर्फ टाइम कैलकुलेट कर रही है, और इतना बुरा वक्त आ चुका है इकॉनमी का कि कोई भी इसको हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए, क्योंकि जो अभी जो इजाफा हुआ है कीमतों में, 38 आइटम्स की प्राइस में इजाफा हुआ है, जिसमें ज़्यादातर फूड आइटम्स हैं, उसका जो रिज़ल्ट है इन्फ्लेशन पे किस तरह आता है। प्राइस चेक फार्मूला और रेगुलेशन तो हमारे मुल्क में पाई नहीं जाती, तो जो प्राइस हुकूमत ने बढ़ाई है वो तो अपनी जगह पे है, मगर जो हम लोग, क्योंकि हम ही लोग हैं ना, अवाम, हम ही लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं चीज़ें की, हम जो अपनी दुकानों पे और अपने कारोबार में चीज़ों के पैसे बढ़ाएंगे ना, वो मज़ीद होशरुबा होंगे। हुकूमत एक तरफ, हुकूमत 2 रुपये बढ़ाएगी, हम 8 रुपये और बढ़ा देंगे, और हम सारा मलबा हुकूमत पे गिराएंगे। यही होता है हमेशा। पेट्रोल 6 रुपये गिरा, 6 रुपये बढ़ा, तो जनाब इजाफा हर चीज़ में कर दिया क्या, और जिस चीज़ की बात करो जी वो पेट्रोल के में पैसे बढ़ गए। अब अगर उसको हिसाब लगाएं तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपकी अगर फ़र्क पड़ा है या पेट्रोल से आपकी किसी चीज़ में फ़र्क पड़ा है, तो कितना पर केजी आपको क्या इम्पैक्ट आया है पेट्रोल का, ये कोई नहीं सोचता। सीधा राउंड फिगर करनी है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये बढ़ा देने। तो ये एक मसला है रेगुलेशन का नहीं होना, जिसकी वजह से और बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो जो 38 आइटम, अगर ये आइटम ऐसे होते, टैक्स की मद में होते, या बढ़ोतरी जो है इन चीज़ों में होती, तो वो एक हुकूमत उसको एटलीस्ट रेगुलेट कर लेती है कि इतने % बढ़ा। मगर यहाँ मुसीबत ये हो गई है कि ऐसी चीज़ों पे पैसे बढ़े हैं जिसका इम्पैक्ट जो है, जो हुकूमत ने बढ़ाया उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा। आज का आप वो उठा के देखें न्यूज़, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इसमें चीनी पता नहीं, वो कह रहे थे शायद 150, अगर सही से मुझे याद हो, 150 रुपये किलो बिक रही है या कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे। मुझे तो खैर इतनी प्राइसेस याद नहीं रहती, मगर भारत तो शायद हुकूमत ने एक कंट्रोल प्राइस कुछ और रखी हो, मगर लोग तो ऐसा करेंगे। तो ये वो अनफॉर्चुनेटली 38 आइटम्स हैं जिनको अगर प्राइस बढ़ाई गई है तो रेगुलेशन की ज़रूरत है, और वो नहीं हो रही। तो लिहाजा आफ्टर मैथ ऑफ दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। अगर बुल्स एक्टिव होंगे तो हम बुल्स के साथ चलेंगे, मगर अपने रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाएंगे। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं तो आई एम बुलिश, और अगर मैं डेली चार्ट को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स थोड़ा सा रेस्ट एरिया मांग रहे हैं, थोड़ी सी एग्जॉस्शन की बात कर रहे हैं। और वीकली चार्ट में मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ बुल्स नज़र आती है जो बड़ी डेस्परेट है। 48,000 48,090
और 48,057 वाले एरिया को टेस्ट कर ले। ये हमें बुल्स की एग्जिस्टेंस बताती है। मगर जब मैं डेली चार्ट में देखता हूं तो वहां मुझे मिक्स सेंटिमेंट नजर आते हैं। वहां मुझे ऐसा लगता है कि स्टेक होल्डर माल डालने की कोशिश कर रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, ट्रैप नहीं होना है। अपने ही माल को बेच के हम वापस बाय बैक करेंगे। और मैं जुमे को बार बार दौरान सेशन ये बात कहता रहा हूं, और मैंने नमाज के वक्फे के बाद खास तौर पे आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए कहा था। तो करते रहिए प्रॉफिट टेकिंग, कोई इशू नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। कई स्टॉक ऐसे जो हैं जो 15 से 20% अक्टूबर पोर्टफोलियो में दे चुके हैं। तो अगर आप उनमें से 1 से 2 स्टॉक ले चुके हैं, फर्ज कर लीजिए, और अपने पोर्टफोलियो का 50% या 30% भी उसमें कंज्यूम किया आपने, तो आप यार 7 से 8% तो गेन कर चुके हैं ना। तो प्लीज एहतियात कीजिएगा, माल बेच के फिर दोबारा लीजिएगा। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना और ट्रैप नहीं होना है। और उसका तरीका क्या है कि हम अपने लेवल्स की कदर करेंगे कि जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उसके ऊपर। जैसा कि अब हमें करना क्या है, हमारी ऑप्टिमिज्म जो है वो 47,447,396 के ऊपर है। ये 50 पॉइंट का एरिया है। आप आसान लफ्जों में समझ लें कि 47,447 के ऊपर इंडेक्स सर्वाइव करता है तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडेक्स परफॉर्म करेगा। अगर इंडेक्स परफॉर्म करेगा तो आपका जो पहला टारगेट है और जो मेन रेजिस्टिंग एरिया होगा वो वही होगा 47,650 से लेकर 47,726 तक। ये आपका वो रेजिस्टिंग एरिया है जहां पे आपको ट्रैप नहीं होना। इसको हिट कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट 48,090 तक के लिए क्लियर हो सकती है। ठीक है जी। वरना मार्केट इस एरिया में हमको ट्रैप कर सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है। तो ये और बड़ा आसान तरीका है, फॉर्मूला बहुत आसान है। 47,447 के ऊपर जाए तो 396 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर जाएं। 650 के ऊपर जाए 650 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। फिर क्या मसला है? फिर मार्केट भले नीचे आए ऊपर जाए तो आपके पास आपके हाथ में माल है। तो मतलब फारिग होकर ना बैठ जाएं, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें, यह मतलब है। और अगर तो कल मार्केट खुदा ना ख्वास्ता 47,175 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट के वॉल्यूम भी डिप्रेस होंगे, सेंटिमेंट भी डिप्रेस होंगे। वैसे तो मुझे प्रेशर 46,929 के नीचे नजर आता है, उससे पहले मुझे मार्केट में प्रेशर नजर नहीं आ रहा, मगर डिप्रेशन शुरू हो जाती है 47,175 के नीचे। ठीक है जी। अब 447 और 175 के बीच में क्या है, ये एक सवाल हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में भी तकरीबन 200-250 पॉइंट बनते हैं, अच्छे खासे पॉइंट है। तो ये जो होता है इनडिसीजन है और एक वर्किंग रेंज है। तो इसमें मार्केट ऐसे ऐसे करके मूव करती है, डायरेक्शनलेस होती है, कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो 46,929 के नीचे मार्केट प्रेशर लेना शुरू करेगी, बियर्स एक्टिवेट होना शुरू करेंगे। गो के हमारे पास नीचे अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं, मगर डिपेंड करता है कि कितने पावर का प्रेशर लेते हैं। और हमेशा याद रखिए, पावर का प्रेशर उसी वक्त आपको ज़्यादा नज़र आता है जब मार्केट हाई बना के नीचे आती है। उस वक्त जब नीचे आ रही होती है वो प्रेशर सब में ज़्यादा परेशान कौन होता है। यानी कि जैसे जुमे को नहीं आया, जुमे को मार्केट ने अपना टारगेट अचीव किया था 600 लेवल वाला, तो अगर वहाँ से मार्केट 400 पॉइंट नीचे आती, 500 पॉइंट नीचे आती, वो बड़ा ख़तरनाक प्रेशर होता, जो कि नहीं हुआ अभी। हम तकरीबन हमारी क्लोजिंग जो थी वो कहाँ पे थी, मैं देखता हूँ। क्लोजिंग हमारी 47,296 की है। 47,296 मतलब उससे तकरीबन 100-125 पॉइंट नीचे, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना। अगर यही 47,000 तोड़ देती मार्केट जुमे को तो एक बड़ा प्रेशर होता, ये बड़ा प्रेशर होता। तो इस चीज़ को भी, मोमेंटम ऑफ बियर्स को, और हम दौरान सेशन इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, समझा देते हैं। तो जनाब 47,650 एंड 726, 47,726 के एरिया में हम चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और हम ये बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि हम 175 के नीचे सिर्फ एक्यूमुलेशन की बात करेंगे। 47,175
175 के नीचे जिस लेवल को हम डिप्रेस लेवल कर रहे हैं, जिसके नीचे डिप्रेशन है, उसके नीचे हम सिर्फ एक्यूमुलेशन की बात करेंगे विद अ स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी, ठीक है जी। और जब वो 46,929 अगर तोड़ती है तो हम मजीद बैकफुट पे हो जाएंगे, अपनी जो बाइंग स्ट्रेटजी है उसको मिनिमाइज करेंगे, लॉट साइज को कम करेंगे, क्योंकि फिर इंडेक्स 46,538 से लेकर 46,526 का जो सपोर्ट एरिया है वहां तक, यानी कि अगर 900 के एरिया को तोड़ता है तो 400 पॉइंट की गिरावट बना सकता है, तो फिर नीचे बाय कर लेंगे, क्या मसला है, टारगेट करेंगे। तो ये अमेंडमेंट्स और स्ट्रेटजीज आपको मुतबादिल ढूंढनी पड़ेंगी मार्केट के हिसाब से, मगर फिर अगेन गोइंग बैक टू द कोट ऑफ द डे कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इम्प्रूविंग। हम कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो हमारे पास मौजूदा हालात है, उसमें हम बेहतरीन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, देखने का। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।